सो क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं जिससे कोई प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंस दो प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, एटम्स चेंज नहीं होते, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। एटम्स तो वही के वही रहते हैं। जैसे कोई ऑक्सीजन का आइटम है तो वो ऑक्सीजन का आइटम ही रहेगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। बस क्या होता है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्शन के बाद जो चीज़ फॉर्म हुई है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेज जो कि एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमें आउटपुट जो मिला उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो नाउ केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं हम। जैसे मतलब हमें पता कैसे चलेगी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो या तो गैस इवॉल्व होगी, जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करने पर गैस इवॉल्व होती है, जिंक सल्फाइड गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फाइड फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एंड देन कम्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट होता क्या है वो हम थोड़ा सा देर में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल बस ये देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी है एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और चेंज इन कलर, किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाए तो भी हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाए, उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कुछ भी इन सब में चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब भाई मैंने बोला था ना कि प्रेसिपिटेट थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, आ गया लो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे एक ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट जो कि सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब भाई हमने ये तो देख लिया कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या था, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि जो प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है उनका इंटरमिंगलिंग होता है, मतलब दोनों में रिएक्शन होती है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। जो भी चीज़ें हमने केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उन चीज़ों का, उन सब्सटेंसेस का सिंबल और फार्मूला यूज़ करके एक जो रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूले की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। दोबारा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना यूजिंग द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब ये तो हो गया नॉर्मली केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड, दोनों साइड एटम्स के जो नंबर हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, एटम के नंबर सेम रहते हैं। तो अगर एटम के नंबर सेम है तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। और अगर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस इक्वेशन में, तो उसको हम बोलेंगे अभी वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, यानी कि वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दोबारा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, तो वो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, सेम ना हो, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल आ जाए केमिकल इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब भाई ये होता क्या है कि कैसा लॉ है, ये लॉ कहता है कि ना तो हम मैटर को बना सकते और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसा वो है वैसा, मतलब उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल ही एंड नहीं हो सकता, और ना ही एक नया मैटर क्रिएट हो सकता, बस फॉर्म चेंज हो सकती है।
नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी एटम है, वेरियस टाइप्स ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ, हाँ, सेम टाइप ऑफ एटम के, मतलब दोनों की साइड नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अब ये अगर कोई इक्वेशन दे रखी है हमें, केमिकल इक्वेशन, तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट्स सी इट। हाँ जी, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम देखें नॉर्मल एक रिएक्शन लिया है हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, सबको पता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो हमने लिया है H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। ये एक हमारी इक्वेशन है। अब भाई ये बैलेंस तो है नहीं, क्यों? क्योंकि H2 तो दोनों साइड सेम है, बट ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक इक्वेशन ले ली। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमने काउंट कर लिया। क्या काउंट किया? कि हाइड्रोजन दोनों साइड 2-2 है, बट ऑक्सीजन एक साइड 2 है, यानी कि रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट सिर्फ 1। ये तो गड़बड़ है। अब भाई इस गड़बड़ को कैसे सॉल्व करें? तो हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? कि हम क्या करते हैं, दोनों साइड नहीं, सिर्फ वाटर को, क्योंकि हमें क्या चाहिए? दोनों साइड ऑक्सीजन चाहिए। रिएक्टेंट की साइड तो ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन 2 नहीं थे। तो हम प्रोडक्ट की साइड दो ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करेंगे? H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो O तो 2 आ जाएंगे ना। बट अब फिर से एक गड़बड़ हो गई। H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2H2O आ गया। अब अगर हम एटम्स देखें तो अब हाइड्रोजन के ज़्यादा हो गए, है ना। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 थे, बट इधर तो 4 हो गए ना। 2 ऑलरेडी थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गए। अब ये फिर से गड़बड़ हो गई। तो फिर से हम वही काम करते हैं कि अब हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ऑक्सीजन, प्रोडक्ट की साइड हमें ऑक्सीजन 2 चाहिए थे, H2O में 2 ऑक्सीजन चाहिए थे, हम पे 1 था, तो हमने 2H2O कर दिया, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, बट अब तो हाइड्रोजन 4 हो गए। अब क्या करें? क्योंकि इधर तो 2 हैं और इधर 4 हो गए, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमको क्या मिला? 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो ये जो केमिकल इक्वेशन में हमें मिली 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ये बैलेंस्ड है। कैसे? देख लो। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम मिला के रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो भाई अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जैसे कि नाम बता रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा कुछ, कोई चीज़ कंबाइन हो रही है। तो इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब सिंपल रिएक्शन है, 2 चीज़ें मिलके एक नया प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं। 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 चीज़ें कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। कंपाउंड्स स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे इसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे थे, 2 चीज़ें कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। अब एक सिंगल चीज़ टूट के 2 प्रोडक्ट बनाएगी। स्प्लिट अप, डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, तो एक सिंगल चीज़ का 2 में स्प्लिट अप हो गया। अब भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस, किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, रिप्लेस कर देना। तो 1 एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर कैसे बना? जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल था, ठीक है, कॉपर लेस रिएक्टिव था, तो कॉपर को जिंक ने उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हट गया। ऐसे ही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का, मतलब एक उसका होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयंस टू फॉर्म 2 नेट कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट था, टू बी नोटेड, दिस वॉज एलिमेंट बट दिस इज कंपाउंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए AgNO3 + NaCl, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? AgNO3 + NaCl, तो AgCl + NaNO3,
दोनों एक्सचेंज हो गए, क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये तो हमने देख लिया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वो होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो सब्सटेंसेज जो ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन देते हैं या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो ऐसा किसमें होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है या ऑक्सीजन गेन होता है, ऐसा किसमें होता है। ऐसा तो भाई ऑक्सीडेशन में था, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन में था। तो वो सब्सटेंसेज जो ऑक्सीजन देते हैं या हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, क्योंकि ऐसा ऑक्सीडेशन में हो रहा था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा कैसा, हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ये तो भाई रिडक्शन है। तो ऐसे सब्सटेंसेज जो हाइड्रोजन देते हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए देख लो CuO + H2, इसमें क्या हुआ, CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि इधर से रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इधर ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन रिमूव या हाइड्रोजन गेन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन मिला या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी एवरीडे डे टू डे लाइफ पे क्या असर पड़ता है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहला तो भाई कोरोजन ऑफ मेटल है। कोरोजन मतलब जैसे हम देखते हैं कि जंग लग जाती है लोहे पे, तो कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ मेटल मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी ये रिएक्शन है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, यानी कि रस्ट फॉर्म कर लेता है। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डे टू डे लाइफ पे, रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी मतलब फैट्स और ऑयल्स, जिन खानों में यानी कि जिस फूड में फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल्स का जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट है, उससे क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, अजीब सी बेकार सी स्मेल आती है और टेस्ट भी बेकार हो जाता है, ठीक है। अब रेंसिडिटी से हम प्रिवेंशन कैसे करें, तो जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन को वो अपोज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें, या तो फूड में जिनमें ऑयल और फैट्स प्रेजेंट हैं, या फिर पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, या तो ऐसे खाने को नाइट्रोजन गैस में पैक करें, या फिर उस खाने में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें, या फिर खाने को रेफ्रिजरेटर में स्टोर रखें, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखें। जैसे हम अचार में क्या होता है, जो पिकल होता है उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है ना, तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ऐसा क्यों, ताकि उसमें रेंसिडिटी ना हो, ताकि वो ख़राब ना हो, उसका टेस्ट ख़राब ना हो, उसमें से अजीब सी बेकार सी स्मेल ना आए, इस वजह से हम उसको ऐसे स्टोर करके रखते हैं। और लास्ट चीज़, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट से दूर, एयर टाइट कंटेनर में, रेफ्रिजरेटर में, नाइट्रोजन में, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके हम फूड की रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you all understand it very well. If you have any sort of doubt, so you may ask in the comment section. I'll try to answer, and I'll answer. Don't worry. Just you what you have to do, just go through it once again. NCERT पढ़ना, और जो भी चीज़ ना समझ आए पूछ लेना। और इस चैप्टर के जो PDF नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ, वही सेम चीज़ें आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।